Hello everyone, Anush Sharma here. I hope you're doing great. We are back with another video और मैं आशा करता हूँ कि आपके परिवार में आपके माता पिता आपके भाई बहन की सेहत एकदम तंदुरुस्त होगी। ऐसे ही सेफ रहिए और ऐसे ही हंसते रहिए। इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन फीस, सिलेबस, मिथ्स, everything. Each and everything will be covered in this video. So don't worry. आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सोचना नहीं है सीए फाउंडेशन के बारे में, बस आपको फिर अपनी बुक्स उठानी है और पढ़ाई चालू करनी है. So without wasting any time, I welcome you to the backbenchers. Let's get started. All right. Welcome back. So, CA Foundation is like the entrance test to the CA program. It is like an entrance exam, or you can say that it is an entry point to CA program. अगर आपको CA प्रोग्राम में जाना है तो आपको CA फाउंडेशन पास करना पड़ेगा. हाँ, एक और मेथड होता है डायरेक्ट लेवल एंट्री, पर उस मेथड की मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. सो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन में फॉलो करिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आप अपडेट हो जाए. हमारे अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुरंत फॉलो करिए. सो सीए फाउंडेशन जैसे मैंने कहा एक एंट्री लेवल एग्जाम है और यू कैन से एंट्रेंस एग्जाम है, राइट. तो सीए फाउंडेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरह एलिजिबल होंगे सीए फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए. सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सिंपल है कि आपको 12th पास होना होगा. एकदम आप 12th पास हो. यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बस यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि आपको अपने 12th की एग्जाम पास होनी चाहिए. जो बोर्ड्स की जो पासिंग क्राइटेरिया है उसमें आपको पास होना चाहिए. उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. अभी एक नया प्रोसेस भी आया है कि अगर आप 10th में हैं तो आपने 10th पास कर चुका है तो आप सीए फाउंडेशन के लिए अपने आप को प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आप अपने आप को प्रोविजनली रजिस्टर कर पाएंगे और आप जब 12th के एग्जाम पास करेंगे तो आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हैं. हाँ, पर 12th के एग्जाम पास करने के बाद उससे पहले आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे सकते. हाँ, अपने आप को प्रोविजनली रजिस्टर जरूर करा लेंगे, पर आपको एग्जाम देने मिलेगा 12th के एग्जाम के बाद और आप पास होंगे. सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भैया मैं साइंस से हूँ या मैं आर्ट्स से हूँ, क्या सीए में रजिस्टर कर सकता हूँ? हाँ, आप सीए में रजिस्टर कर सकते हैं. ये कोर्स कोई स्ट्रीम बाउंड कोर्स नहीं है. यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम से लोग आके अपने एग्जाम क्रैक करते हैं. ये कोई स्ट्रीम बाउंड कोर्स नहीं है. आप अगर साइंस से हैं तो आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. ये So the second thing is what is the registration date and registration fees for CA Foundation. CA Foundation साल में 2 बार होता है, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए ये कुछ डेट्स याद रखनी पड़ेगी. अगर आपको अपने आप को मई अटेम्प्ट में अपेयर कराना है या आपको मई में CA फाउंडेशन का एग्जाम देना है, तो आपको अपने आप को ऑन और बिफोर 1 जनवरी रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आप मई अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे. और क्या आप अपने आप को नवंबर अटेम्प्ट में रजिस्टर कराना चाहते हैं, आप नवंबर में एग्जाम देने जाते हैं सीए फाउंडेशन का, तो आपको ऑन और बिफोर 1 जुलाई को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा. तभी जाके आप सीए फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है. देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस 2 पार्ट में डिवाइड है. एक होती है मैंडेटरी फीस, एक होती है ऑप्शनल चार्जेस. मैंडेटरी फीस में आपको वो देनी पड़ती है. यहाँ पे कोई आपका ऑप्शनल नहीं है कि आप नहीं दे सकते. आपको पूरा वो मैंडेटरी फीस देना पड़ेगा, जिसमें आपका प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन इंक्लूड होता है. और ऑप्शनल चार्जेस में आपको ये ऑप्शनल है कि आप लें या ना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी रजिस्ट्रेशन में. हाँ, बहुत जन लेते भी हैं, बहुत जन नहीं भी लेते हैं. इसमें आपको 1 ईयर की मेंबर्स जर्नल और 1 ईयर की स्टूडेंट्स जर्नल का सब्सक्रिप्शन मिलता है. तो अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट है तो आपको अपनी मैंडेटरी फीस 9200 देनी पड़ेगी. 9200 फॉर योर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन. इसमें आपका प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन इंक्लूड होगा. इसके बाद अगर आपको 1 ईयर की स्टूडेंट जर्नल्स और मेंबर्स जर्नल का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 600 रुपीज देने पड़ेंगे फॉर दैट.
ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्टूडेंट्स जर्नल और मेंबर्स जर्नल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो होगा 9,800 इंक्लूडिंग ऑल दी थिंग्स, प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशंस एंड द स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स जर्नल्स। अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट है, अगर आप एक फॉरेनर है तो आप सीए करना चाहते हैं तो आपकी क्या चार्जेस लगेंगे? For the mandatory fees for your prospectus and registration, you have to pay $720 for the registration process. इसमें आपका prospectus और registration इंक्लूड होगा। और अगर आपको मेंबर्स जर्नल चाहिए और स्टूडेंट जर्नल चाहिए 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा $60 पे करने होंगे। ये ऑप्शनल चार्जेस हैं, आप पे कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसा मैंने पहले कहा, पर आपको $720 पे करने पड़ेंगे। तो आपका टोटल चार्ज होगा इंक्लूडिंग योर स्टूडेंट्स जर्नल्स एंड मेंबर जर्नल्स, अगर आप उसको लेते हैं होगा $780। आपको ये पे करना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट जर्नल्स और मेंबर जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर नहीं लेते तो आपको $720 तो पे करना ही पड़ेगा फॉर योर प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन। दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन डेट्स। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म, अरे हमने तो अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों चाहिए? ये हर बार एक स्टूडेंट पूछता है। एग्जामिनेशन फॉर्म हर बार स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस 1500 रुपीज है फॉर ईच अटेम्प्ट। एंड अगर आपको मेन अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं फरवरी और मार्च के बीच में, और अगर आपको नवंबर अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं तो वो आते हैं अगस्त और सितंबर के बीच में। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते, वो सोचते हैं रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया तो तुरंत एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि ICAI को एक फिगर मिलती है कि इस अटेम्प्ट में इतने इतने बच्चे हमारे पास एग्जाम देने आएंगे, इससे वो प्रिपेयर हो जाते हैं और उसी हिसाब से आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं। अब बात आती है वैलिडिटी कितनी होती है आपकी सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की। अगर आपने 3 साल तक अपना सीए फाउंडेशन नहीं निकाला या कोई भी कारण से आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है 3 साल के बाद। आपको सिर्फ फिर से रिन्यू कराना पड़ता है 300 रुपीज से। आपको फिर से 9200 नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 300 रुपीज देना पड़ेगा, जिसको लेकर आप अपने आपको फिर से रजिस्टर करा सकते। लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस। और सिलेबस के लिए ये स्क्रीन को ध्यान से देखिए। So guys, this is the most important part of this video because बहुत सारे स्टूडेंट को सब चीज़ मालूम होता है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब आती है, हमको कब रजिस्टर करना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आती है, ईच एंड एवरीथिंग सब पता होता है, पर वो एक जगह लैक करते हैं, वो है सिलेबस। एज जैसे जीतू भैया ने कहा कि एग्जाम देने से पहले आप एग्जाम को पढ़िए कि वो एग्जाम आपसे मांगता क्या है, वो एग्जाम आपसे क्या चाहता है, उसकी सिलेबस क्या है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे मुझको जो मेरे वीक पॉइंट है मैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाऊं। इसी तरीके से आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। 12th तक अप्रोच अलग थी, पर अभी ये अप्रोच एकदम डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए बोला जाता है, आपको दूसरों के साथ कॉम्पीट करना है कि आप किस लेवल पे अपना बेस्ट दे सकते हो। बेस्ट कैसे दे सकते हो? विथ हार्ड वर्क एंड मेकिंग योर weak points are strong points and making your strong point are super strong points, right? So हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड आप अपनी नोटबुक और डायरी ग्रैब कर लीजिए और अच्छे से शांति से बैठ जाइए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डायरी और या नोटबुक में लिखते जाइए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सीए फाउंडेशन एग्जाम 4 पेपर कंसिस्ट करता है। ये जो सेट है सीए फाउंडेशन का, इसमें 4 पेपर होते हैं। इसमें से 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं और 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 आर सब्जेक्टिव एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो होता है जहां पे आपको पॉइंट्स या पैराग्राफ या एक सेंटेंस में आंसर देना होता है। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू और समथिंग लाइक दैट। आपको पॉइंट्स, पैराग्राफ या सेंटेंस में आंसर देना होगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपको पूरे सब पॉइंट्स में आंसर देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव वो पेपर्स होते हैं जहां पे आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं। आई होप गाइज आपने कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्टिव में भी वही पैटर्न फॉलो किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और वहां पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन।
आई थिंक इससे बेटर एग्जांपल मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता था, दिस वन इज द बेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपको चूज करना पड़ता है। और सब्जेक्टिव वो होते हैं जहाँ पे आपको पूरे सेंटेंस में लिखना पड़ता है। द थिंग इज दैट सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पे आपको या तो आप जिस हिसाब से लिखेंगे उस हिसाब से मार्किंग दी जाएगी और उस हिसाब से मार्किंग में कट भी होंगे। पर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि वो एक मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या नेगेटिव मार्किंग फुल नेगेटिव मार्किंग होगी? अगर सपोज आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया 1 मार्क्स का, तो आपके पूरे 1 मार्क्स कटेंगे? नहीं, आपके 0.25% कटेंगे, विच मीन 1/4 ऑफ द मार्क्स कटेंगे, राइट। मतलब 0.25 मार्क्स कटेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपके उसके 0.25 मार्क्स कटेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग स्कीम होती है। यहाँ पे आपके टोटल 1 मार्क्स नहीं करते, 0.25% मार्क्स करते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर ऑल दोस 4 पेपर्स दैट यू हैव टू गिव, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से नोट कीजिए और समझिए, बिकॉज यहीं पे स्टूडेंट लैक करते हैं। 4 पेपर हैं टोटल। आपका सीए फाउंडेशन 400 मार्क्स का होता है। पासिंग क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, राइट। तो सबसे पहला पेपर होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, विच इज ऑफ 100 मार्क्स। ये पूरा आपका सब्जेक्टिव पेपर है। एज आई डिस्कस, पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव है, पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव। दिस फुल सब्जेक्टिव पेपर आपको पॉइंट्स या आपको जो सम मिलेंगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पैराग्राफ, सेंटेंस, पॉइंट्स में आंसर लिखने पड़ेंगे और जो सम मिलेगा उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। आई होप आई एम क्लियर। द पेपर 1 इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, which is 100 marks. Paper 2 is divided into 2 sections, which is the first section is business law, which consists of 60 marks, and the second part is business corresponding and reporting, which is of 40 marks. The total paper is about 100 marks, as you know. This paper is also a subjective paper. इसमें आपको points, paragraph या sentence में आंसर लिखने होंगे। यहाँ पे आपको MCQ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको पूरे आंसर points या पैराग्राफ या आपको सेंटेंस में लिखने होंगे। द पेपर 3 कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस एंड ये पेपर 3 एक मिथ है, बिकॉज यहाँ पे मैथमेटिक्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। ये मिथ को हम बस्ट करेंगे इन दिस वीडियो ओनली, बट इन द अदर सेक्शन, राइट। सो द पेपर 3 कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, which is first is business mathematics, which consists of 40 marks, and the second is logical reasoning, which consists of 20 marks, and the third is statistics, which consists of 40 marks. Altogether this paper 3 is of 100 marks, and remember this paper 3 and paper 4 are objective. So this means you don't have to write the answer in sentence, you will be provided MCQ, so you have to solve that question using your brain and the fast skills यहाँ पे भी। और सबसे मेन बात, जैसे मैंने आपको बताया, पेपर 3 में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 आपके मार्क्स कटते हैं अगर आपने एक गलत आंसर दिया तो। सो द 4th पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 sections, which is business economics, which is of 60 marks, and the second is business and commercial knowledge, which is of 40 marks. The whole comprises of 100 marks. So पेपर 4 भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत आंसर दिया तो, और सही आंसर दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको टोटल 1 से 1 आंसर मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेंटेंस या पॉइंट या पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको आपकी MCQ प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आपको आंसर करना पड़ेगा। सो आई होप आई एम क्लियर कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आर सब्जेक्टिव एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। लेट्स मूव ऑन टू द पासिंग क्राइटेरिया। आपको 2 पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है और इन दोनों को फुलफिल करना जरूरी है। अगर इस दोनों में से एक भी पासिंग क्राइटेरिया को आपने फुलफिल नहीं किया तो आप पास नहीं माने जाओगे। पहली पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में 40% अबव मार्क्स लाने पड़ेंगे, और दूसरी पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको एग्रीगेट में 50% लाने पड़ेंगे। अगर आपने इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया तो आप पास नहीं माने जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हर सब्जेक्ट में 40% आए और आपके एग्रीगेट में 50% नहीं बन रहे तो आप पास नहीं माने जाओगे। और अगर आपके एग्रीगेट में 50% बन रहे हैं और आपके एक भी सब्जेक्ट में, अगर एक सब्जेक्ट में आपके 40% नहीं आए तो आप पास नहीं माने जाओगे। दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा तभी आप पास माने जाओगे।
और रिजल्ट्स कब आते हैं इन एग्जाम के? अगर आपने मई अटेम्प्ट में अपना एग्जाम दिया है तो आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं जुलाई टू अगस्त के बीच में। थोड़ी ये डेट्स फिगर मिसमैच हो सकती है ड्यू टू कोविड, इस साल थोड़े लेट रिजल्ट होते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नवंबर अटेम्प्ट में अपना पेपर दिया है तो आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं जनवरी और फरवरी के बीच। थोड़े इसमें भी डेट्स में जो दिक्कत हो सकते हैं, डेट्स ऐसे इस फिगर्स के बीच में ही रहते हैं, पर ड्यू टू कोविड थोड़ा दिक्कत होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक आवर कंटेंट। सो प्लीज हर बार की तरह बोल रहा हूँ, प्लीज सपोर्ट अस, hit the like button, press the subscribe button and smash the bell icon so you don't miss any update from the Dive videos. Stay safe, wear mask and take vaccine as soon as possible.